पहले हिस्से में आपने सुना कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर मिर्जा नाम का एक सर्जन एक औरत का ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन उसका इरादा मरीज को बचाना नहीं है और वो उसे इस तरह मारना चाहता है कि लोगों को लगे कि ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई। वो डॉक्टर उस औरत को मारने के लिए मजबूर क्यों था, ये बताने के लिए कहानी पीछे लौटती है और उन दिनों में जाती है जब वो एक मशहूर सर्जन नहीं था। वो एक सरकारी अस्पताल में एक प्रैक्टिशनर था, वहां पर ड्यूटी करता था। वहां पर एक निरंजन नाम का शख्स था जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। वो दर्द सहते सहते इतना थक गया था कि उसने कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन उसकी मांग ठुकरा दी गई थी। तभी वो डॉक्टर मिर्जा से मदद मांगता है कि वो उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दे। डॉक्टर मिर्जा पहले तो इनकार करते हैं, लेकिन उसका दर्द देखकर उन्हें उस रात तरस आ जाता है और वो एक ऐसा जहर का इंजेक्शन लगाते हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आता। लेकिन निरंजन मरते वक्त एक बार मुस्कुराता है और कहता है कि जल्द मुलाकात होगी, अब मेरा इंतजार शुरू हो गया है। डॉक्टर मिर्जा को समझ नहीं आता कि उसने मरते मरते ऐसा क्यों कहा था। क्या इसके पीछे कोई राज था? चलिए जानते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में। यह है इच्छा मृत्यु पार्ट 2। बाहर बारिश तेज थी। बिजली की चमक और उसकी आवाज निरंजन की कोठरी की रोशनदान से अंदर तक आ रही थी। मेरे हाथ अब तक कांप रहे थे। मेरे हाथों में खाली इंजेक्शन था और सामने बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा था निरंजन, जो कुछ सेकंड्स पहले मर चुका था। लेकिन उसने क्यों कहा था कि वो लौटेगा और मरने से पहले वो क्यों एक बार मुस्कुराया था, ये एक राज था जो अब तक मुझे नहीं पता था। लेकिन उस वक्त मेरे पास ये सब सोचने के लिए वक्त नहीं था। मुझे वहां से जल्दी से निकलना था। मैंने वो खाली इंजेक्शन अपने सफेद कोट की जेब में डाला और उसके कमरे से मैं बाहर लॉबी में आया और आराम से चलने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि लॉबी में कैमरास लगे हुए हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मली चलते हुए अपने केबिन में आया और धम से कुर्सी पर आकर बैठा और मेरी सांसें तेज थी। मैं नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर एक सैलाब सा उमड़ रहा था। मैं कोई प्रोफेशनल किलर तो था नहीं। किसी को जान से मार देना कोई आसान काम नहीं होता। हाथ कांप रहे थे मेरे, ब्लड प्रेशर तेज हो गया था। मैं किसी तरह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने फिर सुबह तक शिफ्ट खत्म होने का इंतजार किया और जैसे ही 7 बजे मैं हड़बड़ाया हुआ अस्पताल से निकला और घर आ गया। अस्पताल में दोपहर तक किसी को नहीं पता चला कि निरंजन की मौत हो गई है। कौन ही उसे पूछता था, उसके कमरे में कौन ही जाता था। इधर घर पर मैं पूरा दिन सोया नहीं। मैं बार बार टीवी चैनल्स बदल बदल कर देख रहा था कि कब उसके मौत की खबर आएगी। शाम को 5:15 बजे के आसपास एक लोकल न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। एक एंकर ने कहा, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नेशनल हॉस्पिटल से। आज दोपहर 2 बजे इच्छा मृत्यु मांगने वाले कैदी निरंजन की मौत हो गई है। आपको याद होगा कि कोर्ट ने उसकी इच्छा मृत्यु की याचिका ठुकरा दी थी। सोशल मीडिया पर निरंजन की मौत के बाद तमाम यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिसकी कोर्ट ने नहीं सुनी, उसकी भगवान ने सुन ली। मैं आपको वो एहसास बयान नहीं कर सकता। वो एक अजीब घिनौनी सी फीलिंग थी। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं कातिल हूं। खैर, कातिल तो मैं था ही, लेकिन उस दिन मैंने जाना कि किसी को जान से मार देने के बाद कैसा महसूस होता है। बार बार लग रहा था कि जैसे मेरे हाथों पे खून लगा हुआ है। मैं बार बार बाथरूम में जाकर अपने हाथों को धोता था, लेकिन इन नाखूनों की दरारों में मुझे फिर वो लाल लाल खून दिखाई देता था। पता नहीं ये मेरा डर था या साइकोलॉजिकल गिल्ट था। मैं कुछ हफ्तों तक बहुत बीमार रहा, बहुत बीमार। मैंने 2 हफ्तों की छुट्टी ले ली। मेरी हालत बहुत खराब थी। वॉमिटिंग महसूस होती थी, लेकिन जब मैं वॉमिटिंग करने जाता था तो होता नहीं था कुछ। मैं बार बार अपने बिस्तर की चादरें बदलता था, क्योंकि करवट लेते मुझे ऐसा लगता था कि जैसे चादर पर निरंजन के ब्लड स्पॉट्स हैं या उसका मवाद लगा हुआ है। मेरी हालत अजीब हो गई थी और तकलीफ ये थी कि मैं किसी को ये बता भी नहीं सकता था। बताता तो नौकरी तो जाती ही, मेरा करियर तो खत्म होता ही, साथ ही जेल हो जाती। खैर, मैंने अपने आप को संभाला, योगा किया, रनिंग की, डिप्रेशन की गोलियां भी खाई, मन भटकाया और 2 हफ्तों के बाद मैं अस्पताल वापस गया। तब डे शिफ्ट थी मेरी। मैंने अपने आप को काम में डुबो लिया। कुछ 2 रोज के बाद की बात है। एक वाकया हुआ।
दोपहर के वक्त यानी शिफ्ट खत्म होने से थोड़ा पहले मैंने अपने डिपार्टमेंट के एक चपरासी को, शुभम को बुलाया और उसे फाइल देते हुए कहा, शुभम ये फाइल डॉक्टर कोठारी को दे दो 3rd फ्लोर पर, और कह देना कि मैं शाम तक उन्हें MRI असेसमेंट मेल कर दूंगा, ठीक है? जी, कहते हुए शुभम जाने लगा। मैं वापस कुछ लिखने लगा। तभी जाते जाते शुभम अचानक रुक गया। वो पलटा और बोला, सर वो उस दिन निरंजन को आखिरी बार इंजेक्शन आपने दिया था ना? मेरा गला सूख गया। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह खींच लिया। तुमसे क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो। मैंने अपने डर को गुस्से में बदल दिया। वो बोला, नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि अच्छा ही हुआ मर गया, बहुत तकलीफ में था बेचारा, और वैसे भी उसके कमरे में जाते मुझे बड़ा डर सा लगता था। सुना है मैंने कुछ तंत्र मंत्र भी करता था वो। फिर करीब आकर बोला, सर वो आपको मालूम है ना, काला जादू करता था वो। तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है क्या? जाओ जाकर कागज देकर आओ। वो बोला, अरे सर मैं सच बता रहा हूँ, पुलिस ने जब उसे वो मर्डर के लिए गिरफ्तार किया ना, एक घाट पे वो तांत्रिकगिरी कर रहा था, तो लोग कहने लगे कि वहीं पर एक बड़ा तांत्रिक था व्रजानंद अघोरी। तो ये व्रजानंद अघोरी का चेला बन गया था और बाद में उसी व्रजानंद अघोरी का इसने कत्ल कर दिया था। शुभम, मैंने फिर से कहा, जाओ। मैंने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, अरे जा रहे हैं सर, हम तो बस आपको बता रहे थे कि मतलब यहाँ क्या बातें चल रही हैं। अच्छा आपको कुछ चाय वाय चाहिए तो बताइए, मैं नहीं तुम जाओ। खैर वो चला गया। पर उसके जाने के बाद मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, उसका तांत्रिक होना और उसका मरते वक्त ये कहना कि मैं फिर से लौटूंगा। कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया था? मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर वो रात आई जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। उस दिन मैं घर पर अकेला था, एक क्लोज रिलेटिव की शादी थी तो सब लोग बाहर गए हुए थे। रात को अचानक मेरी आंख खुली, कमरा एक गहरी खामोशी पर डूबा हुआ था। मैं उठा, नींद में बाथरूम की तरफ जाने लगा। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। खिड़कियों से बाहर की हवा सुनाई दे रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं कमरे में अकेला नहीं हूं, कोई और भी है जो वहां सांस ले रहा है। मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। पर्दे, दीवारों की पेंटिंग्स, छत, शेल्फ्स, अलमारी, सब तरफ मैंने देखा। और फिर मेरी नजर बेड के नीचे गई। कुछ था वहां पर। मैंने जिस्म में हरारत महसूस की। मैंने धीरे धीरे बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए। वहां पर कुछ था, कुछ हिला वहां पर। मेरा गला सूख गया था, पेट में कुछ हो रहा था। कौन है वहां पर? बाहर आओ, कौन है? मैंने पास रखा एक भारी सा गुलदस्ता उठा लिया अपनी सुरक्षा के लिए और झुककर बिस्तर के नीचे झांका। और जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। अगर कोई मुझसे यह बात कहता तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन यह मेरे साथ हो रहा था। बेड के नीचे सर झुकाए निरंजन बैठा था। हाँ, निरंजन था वहां पर। अचानक मेरी धड़कनें तेज होने लगी, नजर धुंधलाने लगी और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं फ्लोर पर अकेले घर में पड़ा हुआ था। गला बहुत बेइंतहा सूख रहा था मेरा। कमरे में बाहर की धूप रोशनी बनकर बिखरी हुई थी। मैं कमजोर महसूस कर रहा था। मैं पूरी ताकत समेटकर किसी तरह मैंने खुद को खड़ा किया और लड़खड़ाता हुआ मैं किचन की तरफ बढ़ा पानी पीने के लिए। मुझे एहसास हो गया था कि रात में जो कुछ भी हुआ था दरअसल वो मेरा साइकोलॉजिकल गिल्ट था। बिस्तर के नीचे असल में कोई नहीं था, वो उस कत्ल का गिल्ट था जो मैंने किया। मैं खुद को इस तरह समझाते हुए किचन के पास पहुंचा, फ्रिज खोली, बोतल निकाली और मैं एक ही सांस में पानी गटकने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर एक किनारे की तरफ गई। बोतल मेरे हाथ से छूट गई। किचन के कोने में निरंजन वाकई खड़ा था। उसके चेहरे पर जख्म थे, जिस्म खून और मवाद से भरा हुआ था। मैं चिल्लाया, तुम मर चुके हो? तुम यहां कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम तो मर चुके हो। उसके चेहरे बल्कि पूरे जिस्म से खून टपक रहा था, लेकिन
वो बूंद जैसे ही फर्श पर टपकती थी तो गायब हो जाती थी। वो कुछ नहीं बोला, बस एक डरावनी मुस्कुराहट से मुझे देखता रहा। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। निरंजन हर दिन हर पल मेरे आसपास होता था। मैं जहां भी जाता था निरंजन मेरे साथ होता था। मेरे घर वाले कुछ दिन के बाद लौट कर आए, पर अजीब बात थी कि वो उन्हें दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मुझे ही दिखता था। वो कमरे के किनारे पे खड़ा रहता था और मुझे घूरता रहता था। मैं कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा होता था तो वो दरवाजे पर उकड़ू बैठा हुआ मुझे देखता रहता था। जैसे ही मैं उठता था तो वो भी थोड़ा सा चौकन्ना होता था। मैं दूसरे कमरे में जाता था तो वो पहले से ही वहां मौजूद होता था, जैसे वो हर कमरे में था। मैं छत पर जाता था तो वो पहले से ही एक कोने पर टेक लगाए खड़ा दिखाई देता था। कार में बैठता था तो वो पिछली सीट पर होता था। रात के अंधेरे में भी दो चमकती हुई आंखें मुझे घूरती रहती थी। हालांकि शुरू में मुझे यही लगा था कि ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये मेरा गिल्ट है, किसी को मार देने की एक जो आत्मग्लानि है। पर अफसोस कि मैं ये किसी को बता नहीं सकता था, वरना निरंजन के कत्ल के लिए मुझे जेल हो जाती, मेरा करियर खत्म हो जाता। हालत तो ये थी कि मैं जब किसी से फोन पर बात कर रहा होता तो ठीक पीछे गर्दन पर किसी की सांस महसूस होती थी, गर्म गर्म सांस। मैं पलट कर देखता था तो वो जख्मों वाला खून से सना हुआ चेहरा निरंजन का दिखाई देता था। वो कोई नुकसान नहीं करता था, ना कुछ कहता था, बस वो दिखाई देता था मुझे सब लोगों के बीच में। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ चुके थे कि मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों बात करते हुए इधर उधर देखता रहता हूं, क्यों खोया खोया सा रहता हूं और इधर उधर मुझे क्या दिखाई देता है। मेरी बीवी ने तो मुझे एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, वो इधर काम थोड़ा ज्यादा है तो बस। और जब मैं उससे ये बात कह रहा होता था उस वक्त भी मेरी बीवी के ठीक पीछे मुझे निरंजन खड़ा हुआ साफ दिखाई देता था। सोचिए, एक शख्स आपको हर वक्त कहीं दिखाई देने लगे, आप कैसा महसूस करेंगे। कभी कभी जब मैं अकेला होता था तो मैं चिल्ला कर पूछता था, क्या चाहते हो तुम, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता था, बस एक खतरनाक मुस्कुराहट उसके खून से सने हुए चेहरे पर दिखाई देती थी, बस। एक रोज मुझे याद आया कि मरने से पहले निरंजन ने मुझसे कहा था अस्पताल में कि साहब मुझे मार दीजिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक बेटा है, वो भी मेरा शव लेने के लिए नहीं आएगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। उसका बेटा था। ये याद आते ही मेरी आंखों में चमक आ गई, जैसे कोई सुराग हाथ लग गया हो। मैंने उसके बेटे का एड्रेस किसी तरह से पूछताछ करके निकलवाया और एक बारिश वाली शाम में मैं एक झुग्गियों वाले इलाके की गली में खड़ा हुआ था। एक पुराने दरवाजे पर मैंने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने एक लड़का था, होगा यही कोई 24-25 साल का। औसत कपड़े थे उसके, मैले को चेहरे से, गरीब था। कुछ देर के बाद मैं उसके घर के उस छोटे से कमरे में बैठा था जहां बारिश का पानी हल्का हल्का अंदर आ रहा था। उस लड़के का नाम था पारितोष। पारितोष काफी गुस्से में लग रहा था। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, कैसे हो पारितोष, तुमने अपने पिताजी की बॉडी भी अस्पताल से क्लेम नहीं की। उसने सर उठाया और कहा, जिस काम से आए हैं वो बताइए, क्या चाहते हैं आप। उसने कहा तो मैं झेप गया। मैंने कहा, देखो वो बात तो सच है, मैं आया तो मदद ही मांगने हूं। पता है पारितोष, मुझे तुम्हारे पिताजी दिखाई देते हैं। क्या? वो हैरानी से खड़ा हो गया। क्या कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपको हर तरफ, हर जगह मेरे पिताजी दिखाई देते हैं? हाँ, मुझे वो दिखते हैं, वो मुझे इस वक्त भी दिख रहे हैं, ये इधर बैठे हुए हैं। पारितोष मेरे करीब आया और उसने कहा, इसका मतलब आपने मेरे बाबा को? मैं हैरान रह गया कि मेरे ये बताने से कि निरंजन मुझे दिखता है, वो ये कैसे समझ गया कि मैंने उसे इंजेक्शन दिया था। वो आपको इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि आपने उन्हें मारा होगा, इसलिए अब आपको आपकी मौत तक वो आपके साथ रहेंगे। क्या? मैं हैरान रह गया।
उसने कहा, क्यों मारा आपने मेरे बाबा को, बताइए। मैं कांपने लगा। मैंने कहा, मैंने तो उनकी बस मदद की थी। वो कह रहे थे कि उन्हें ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए उसने ही मुझसे कहा। पारितोष ने अपना सर पकड़ लिया और बोला, अब बाबा को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा, अरे वापस तो वो आ गए, मैं देख पा रहा हूं उन्हें यहां। उसने कहा कि अभी तो आप जिन्हें देख रहे हैं वो सिर्फ उनकी आत्मा है, एक दिन वो सच में वापस आएंगे, जीते जागते। जीते जागते? कब वापस आएंगे? पारितोष मेरे नजदीक आया और बोला, आपकी मौत के बाद। मैंने पलट कर देखा, निरंजन के जख्मी चेहरे पर डरावनी मुस्कुराहट थी। फिर पारितोष ने मुझे पूरी इस बात समझाई। उसने बताया कि बाबा को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी निरंजन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो सबने मान लिया कि वो तांत्रिक के भेष में थे पुलिस से बचने के लिए, लेकिन वो भेष में नहीं थे, वो सच में तांत्रिक थे। आपने पूछा था ना कि मैंने अस्पताल से बाबा की डेड बॉडी क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली क्योंकि वो मेरे बाबा थे ही नहीं, वो थे व्रजानंद अघोरी, मेरे बाबा के शरीर के अंदर। मैं कांप गया, ये सब मैं क्या सुन रहा था? पारितोष ने बताया कि व्रजानंद अघोरी के पास एक सिद्धि थी कि वो सिर्फ अपनी मर्जी से मर सकता है। कोई उसे कत्ल करेगा तो वो मारने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। व्रजानंद अघोरी इस दुनिया में तब तक जिएगा जब तक वो जीना चाहता है। वो हजारों हजारों साल तक जिस्म बदल बदल कर जिएगा, हर बार एक नई जिंदगी, तब तक जब तक उसका मोह खुद इस दुनिया से खत्म ना हो जाए। उसकी उम्र 75 साल की थी और मेरे बाबा की उम्र 45 के आसपास। जब बाबा उसके शिष्य बने तो उसने उनके साथ वही कहानी खेली जो बाद में आपके साथ खेली जा रही है। उसने बाबा से कहा कि वो इस दुनिया से ऊब गया है, वो मरना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। उसने बाबा से कहा कि वो उसे मारते हैं। उसने कहा कि यही उसकी गुरु दक्षिणा होगी। बाबा ने उन्हें मार दिया और अब वो बाबा को हर तरफ वैसे ही दिखने लगा था जैसे आपको बाबा दिखाई देते हैं। बाद में जेल में बाबा की मौत हो गई थी और उसी वक्त बाबा के जिस्म में प्रवेश कर गया था। पारितोष ने कहा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग मरते मरते अचानक जी उठते हैं। ऐसे केसेस होते हैं जिनमें किसी की धड़कन 10-20 सेकंड के लिए बंद होती है, लेकिन फिर वो वापस जी उठते हैं और दुनिया समझती है कि वो मौत के मुंह से बाहर आ गए। वो वापस नहीं आते। उनकी मौत के कुछ सेकंड्स के बाद व्रजानंद जैसी आत्माएं जिंदा हो जाती हैं। मरे हुए लोग वो नहीं रहते जो वो थे, फिर वो कोई और हो जाते हैं। व्रजानंद मेरे बाबा के शरीर में था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि जेल में बाबा के शरीर में एक बीमारी लग गई। उन्हें जख्म हो गए शरीर में। व्रजानंद उस शरीर से निकलना चाहता था, इसीलिए उसने इच्छा मृत्यु मांगी ताकि उसको मारने वाले का शरीर मिल जाए, और उसने आपको अपना निशाना बनाया। उसने आपको इस्तेमाल किया और आपसे मौत मांगी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। पीछे बैठा निरंजन शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था और उसके शरीर से टपकता हुआ खून उस झुग्गी की जो कच्ची मिट्टी थी उस पर गिर के गायब हो रहा था। पारितोष ने बताया, अब बाबा आपकी मौत तक आपके साथ रहेंगे, हर पल। वो हर समय आपकी मौत का इंतजार करेंगे और जैसे ही आप मरेंगे वो आपके जिस्म में आ जाएंगे। 2 पल के बाद आपका रुका हुआ दिल फिर से धड़कने लगेगा, सांसें फिर से चल पड़ेंगी। दुनिया समझेगी कि आप मरते मरते बच गए, लेकिन वो आप नहीं होंगे, बाबा होंगे, या कह लीजिए व्रजानंद अघोरी होगा वो। अब मुझे समझ में आ रहा था कि निरंजन ने मरते मरते क्यों कहा था कि इंतजार करूंगा, वापस आऊंगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैंने पारितोष से कहा, पारितोष, तुम्हें जब इतना कुछ मालूम है तो ये भी तो मालूम होगा कि मैं कैसे बच सकता हूं इससे। मेरी फैमिली है, छोटी छोटी बेटी है मेरी। मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया।
उसने कहा तो मैंने उस पर रहम करके उसे मार दिया। कोई तो रास्ता होगा। परितोष ने सर उठाया और कहा, हां, एक रास्ता है। क्या? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आपको एक कत्ल करना होगा। अगर आपने किसी का कत्ल किया तो बाबा उस शरीर में जिंदा हो जाएंगे और फिर आप हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। बस यही एक रास्ता है। अब या तो आप एक कत्ल कीजिए या फिर इसी तरह जिंदगी जीने की आदत डाल लीजिए जहां हर समय एक आदमी आपके पीछे पीछे चलता है और आपकी मौत का इंतजार करता है। क्या करेंगे आप? उसने पूछा तो मैंने उसकी आंखों में देखा और पूरे आत्मविश्वास से कहा, मुझे इससे निजात चाहिए, मैं कत्ल करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, इच्छा मृत्यु का दूसरा हिस्सा। डॉक्टर मिर्जा ने यह फैसला कर लिया है कि वो कत्ल करेंगे और अपनी इस परेशानी से आजाद हो जाएंगे। क्या डॉक्टर मिर्जा किसी का कत्ल कर पाएंगे? और अगर करेंगे तो क्या उन्हें निरंजन की रूह से निजात मिल पाएगी? बताऊंगा आपको इस कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से में। अगले हफ्ते आपको सुनाऊंगा इच्छा मृत्यु का तीसरा और आखिरी हिस्सा। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है अमन पाल ने। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।